12 जून 2017 अचानक मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित अंबोली पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है। कॉल करने वाले ने बताया कि उनके बगल वाले फ्लैट से लगातार एक अजीब सी बदबू आ रही है और वो चाहते हैं कि पुलिस आकर देखे कि आखिर उस फ्लैट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वहाँ से इतनी बदबू आ रही है। थोड़ी ही देर में पुलिस उस जगह पर पहुँच जाती है और फिर पुलिस ने वो फ्लैट खुलवाया जिस फ्लैट से वो बदबू आ रही थी। फ्लैट का दरवाजा खुलते ही सभी पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। कमरे के अंदर बेड पर एक लड़की की सड़ी गली लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि उसकी मौत 4 से 5 दिन पहले हो चुकी है। पुलिस ने जब करीब से उस लाश को देखा तो उन्हें उस लाश के सर पर चोट के कुछ निशान दिखाई दिए, जिसे देखकर पुलिस समझ चुकी थी कि ये मामला एक कत्ल का है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को मौकाए वारदात पर बुलाया और पूरे फ्लैट की जांच पड़ताल में जुट गई। पर अभी तक पुलिस को ये नहीं पता था कि ये लड़की कौन है। इस बारे में जब पुलिस वालों ने वहां के वॉचमैन से पूछा तो उसने बताया कि ये लाश एक्ट्रेस और टीवी स्टार कृतिका चौधरी की है, जो कुछ महीनों से इस घर में अकेली रह रही थी। बॉलीवुड का नाम आते ही मामला हाई फाई बन गया। इस दौरान फॉरेंसिक टीम को लाश के पास से ड्रग्स का सैंपल मिला और एक आदमी का शर्ट मिला जिस पर खून के दाग लगे हुए थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस की लाश, ड्रग्स और खून से सनी एक शर्ट, ये सभी चीजें देखकर पुलिस ये समझ रही थी कि इस हत्या के पीछे जरूर किसी की कोई गहरी साजिश है। पर जब कातिल पकड़ा गया तब पता चला कि ये पूरा मामला तो सिर्फ 6,000 रुपयों का ही था। तो अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कृतिका चौधरी, जो कि कंगना रनौत और एकता कपूर जैसे लोगों के साथ काम कर चुकी हो, उसे कोई शख्स सिर्फ 6,000 रुपयों के लिए क्यों मारेगा? आखिर ऐसा क्या हुआ था उस शख्स और कृतिका चौधरी के बीच में? वो सब हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृतिका चौधरी उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली थी। कृतिका को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। कृतिका के माता पिता की अपने समाज में बड़ी इज्जत थी। वो लोग चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर डॉक्टर, इंजीनियर बने। लेकिन कृतिका जब बड़ी हुई तो उसने मन ही मन ये ठान लिया था कि उसे एक्टिंग ही करनी है। उसकी जिद की वजह से न चाहते हुए भी उसके माँ बाप उसे मुंबई भेजने को तैयार हो जाते हैं। मुंबई पहुंचने के बाद उसने अपनी प्रोफाइल बनाई और फिर कई मॉडलिंग एजेंसियों में अपनी पिक्चर्स और प्रोफाइल भेजना शुरू कर दिया। इस दौरान उसे मॉडलिंग के कुछ छोटे मोटे काम भी मिलते हैं, पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट उसके हाथ नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। एक बड़ी एक्ट्रेस बनने का उसका सपना उसे पूरा होते हुए नहीं दिख रहा था। उसने लगभग सभी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को अपनी मॉडलिंग की प्रोफाइल भेजी, पर कहीं से भी उसे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। समय के साथ साथ उसका मनोबल भी टूट रहा था कि इसी दौरान उसे एक मॉडलिंग असाइनमेंट के सिलसिले में दिल्ली जाना हुआ। दिल्ली में उसकी मुलाकात एक बिजनेसमैन राज त्रिवेदी से होती है। इस मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं और फिर कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन ये शादी साल भर से ज्यादा नहीं चली, क्योंकि कृतिका के मन में कहीं न कहीं अब भी ये था कि उसे एक एक्ट्रेस बनना है। पर शादी के बाद पति की रोक टोक उसे परेशान कर रही थी। इसी वजह से उन दोनों के बीच कई बार लड़ाई झगड़े भी हुए, जिससे तंग आकर कृतिका अपने पति से तलाक ले लेती है। तलाक के बाद एक पार्टी में कृतिका की मुलाकात विजय द्विवेदी नाम के एक शख्स से हुई। विजय द्विवेदी ने कृतिका को बताया कि वो जनार्दन द्विवेदी, जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और उस समय राज्यसभा के मेंबर थे, उनका भतीजा है। कृतिका को इम्प्रेस करने के लिए उसने ये भी उसे बताया कि पॉलिटिकल पावर की वजह से उसका मुंबई में बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ उठना बैठना है। असल में दोस्तों, विजय द्विवेदी जनार्दन द्विवेदी का कुछ भी नहीं लगता था। वो बस इस नाम का यूज करके लोगों को ठगता था। कुछ समय बाद कृतिका विजय द्विवेदी से शादी कर लेती है और शादी के बाद दोनों मुंबई आ जाते हैं। मुंबई वापस आने के बाद कृतिका को रज्जो फिल्म में काम मिल जाता है। इस फिल्म की लीड हीरोइन थी एक्ट्रेस कंगना रनौत। कृतिका की जिंदगी की अब तक की सबसे बड़ी ब्रेक थी। इस फिल्म में उसके रोल से प्रभावित होकर एकता कपूर ने भी उसे अपने एक नए सीरियल परिचय में एक रोल दे दिया। इसी तरह धीरे धीरे उसके पास कई टीवी शोज के ऑफर आने लगे।
उसे लगने लगा था कि अब उसके सारे सपने पूरे होने वाले हैं और उसे लग रहा था कि ये सब उसके पति विजय द्विवेदी की वजह से हो रहा है। पर उसे ये नहीं पता था कि वो तो मुंबई के बड़े बड़े लोगों को ठगने में लगा हुआ है। धीरे धीरे उसकी ठगी की बात कांग्रेस पार्टी के नेताओं तक पहुंची, तो उन्होंने इसकी शिकायत मुंबई क्राइम ब्रांच में की। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम विजय द्विवेदी को खोजते खोजते कृतिका के घर तक पहुंच जाती है और तब जाकर पहली बार कृतिका को पता चलता है कि उसका पति एक फ्रॉड है। असल में जनार्दन द्विवेदी का तो कोई भतीजा है ही नहीं। खैर, विजय द्विवेदी गिरफ्तार हो जाता है और उसकी गिरफ्तारी के बाद कृतिका अपने दूसरे पति को भी तलाक दे देती है। ठगी के आरोप में विजय द्विवेदी जेल चला जाता है और कृतिका अब मुंबई में अकेली रहने लगती है। इसके 5 साल बाद 12 जून 2017 को जब कृतिका की लाश पुलिस को मिलती है, तब पुलिस को लगता है कि कहीं इस कत्ल में उसके दूसरे पति विजय द्विवेदी का तो कोई हाथ नहीं। पर जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि उस वक्त विजय द्विवेदी जेल में था। कृतिका के लाश के पास से जो खून से सनी शर्ट मिली थी, उससे भी पुलिस को कोई मदद नहीं मिल रही थी और न ही कृतिका के कॉल रिकॉर्ड से। इस बीच कृतिका के माँ बाप हरिद्वार से मुंबई पहुँचते हैं। पुलिस उनसे भी पूछताछ करती है। तब कृतिका की माँ बताती है कि 5 साल पहले जब कृतिका का अपने पति से तलाक हो गया था और उसके पति की बदनामी के चलते उसे काम मिलना बंद हो गया था, तब कृतिका ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और तभी से ही उनकी बेटी को ड्रग्स की लत लग गई थी। इसके बाद पुलिस को लगा कि क्यों न इस केस को ड्रग्स के एंगल से देखा जाए। इसी दौरान पुलिस को कृतिका की बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध शख्स बिल्डिंग के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक शख्स वैसा ही शर्ट पहना हुआ था जैसा कि कृतिका की लाश के पास से मिला था, पर उस फुटेज में उन दोनों शख्स के चेहरे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहे थे, जिस वजह से पुलिस उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। इसके बाद पुलिस कृतिका के मोबाइल से उन सभी लोगों के नंबर निकालती है जो उसे ड्रग सप्लाई किया करते थे और फिर उन सभी ड्रग पेडलर को पकड़ना शुरू कर देती है और उनसे पूछताछ करती है। इन्हीं में से एक ड्रग पेडलर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे उन दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को पहचान लेता है जो उस रात कृतिका के बिल्डिंग में जाते हुए दिखाई दे रहे थे। वो पुलिस को बताता है कि इनमें से एक का नाम शकील है और दूसरे का नाम आसिफ और ये दोनों भी ड्रग सप्लाई का काम करते हैं। इसके बाद पुलिस उन दोनों ड्रग पेडलर को ट्रैक करके नवी मुंबई स्थित पनवेल इलाके से गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस की पूछताछ में दोनों बताते हैं कि ड्रग्स के सिलसिले में पहली बार कृतिका की मुलाकात शकील से 2 साल पहले हुई थी। इसके बाद से ही कृतिका उसकी रेगुलर कस्टमर बन गई थी। महीने का लगभग 1 से 2 लाख तक का ड्रग्स कृतिका उससे लेती थी। इसीलिए उसने अपने बैकअप के रूप में आसिफ का नंबर उसे दिया था, ताकि अगर कभी उसका नंबर स्विच ऑफ हो तो वो आसिफ से ड्रग ले सकती है। कुछ समय बाद शकील को पुलिस पकड़ लेती है। इसके बाद कृतिका आसिफ से ड्रग लेना शुरू कर देती है, लेकिन कभी कभी कृतिका आसिफ को पैसे देने में देरी करती थी, जिससे आसिफ उस पर बहुत गुस्सा करता था। वारदात वाली रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। असल में वारदात वाली रात से कुछ दिन पहले ही शकील जेल से छूटकर अपने घर आया था। जेल से छूटने के बाद शकील को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वारदात वाली रात वो आसिफ से मिला और उससे कुछ पैसे मांगे, जिस पर आसिफ ने उसे बताया कि कृतिका से उसे कुछ पैसे लेने हैं। इसके बाद वो दोनों कृतिका के घर पहुंचते हैं और फिर बातों ही बातों में आसिफ का कृतिका से झगड़ा शुरू हो जाता है। कृतिका 6000 रुपए देने से मना कर देती है और आसिफ को बोलती है कि अभी मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं शोर मचा के पूरी सोसाइटी को बुला लूंगी। कृतिका की धमकी से आसिफ का खून खौल उठता है और वो अपने जेब में रखे आयरन पंच से उसके सर पर वार कर देता है, जिसकी वजह से कृतिका की मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है। इस दौरान आसिफ के शर्ट पर खून के दाग लग जाते हैं, इसलिए वो अपनी शर्ट वहीं निकाल कर रख देता है। इसके बाद वो दोनों कृतिका के घर में रखे ज्वेलरी और कैश को चुराकर वहां से भाग जाते हैं। जब इन्हें पता चलता है कि कृतिका की डेड बॉडी पुलिस को मिल गई है, तब ये दोनों पनवेल जाकर छुप जाते हैं और वहां से कहीं दूर भागने की प्लानिंग करने लगते हैं, पर उनके भागने से पहले ही पुलिस उन तक पहुंच गई। खैर, अब ये दोनों कातिल जेल में हैं और इस केस की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। पुलिस के पास इन दोनों के खिलाफ काफी पुख्ता सबूत है। अब देखना होगा इन्हें कोर्ट से क्या सजा मिलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं
और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर।